ये टाटा सन्स ने एयर इंडिया प्लेन क्रैश AI-171 के मृतक परिवारों को जो 1-1 करोड़ रुपया देने की घोषणा की है, तो क्या वो जो डिसीज फैमिली है, जो विक्टिम फैमिली है, क्या वो लीगली इंटाइटल्ड है 1-1 करोड़ रुपया लेने का? और अगर टाटा सन्स देने में देरी करता है तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस टाटा सन्स को कंपेल कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट में ये केस कितने दिन टिकेगा? अगर 1 करोड़ नहीं मिलता तो उसका कानूनी प्रावधान क्या है? मैं एडवोकेट होने के नाते और चूंकि लॉ लर्निंग बेंच का भी मैं फाउंडर मेंबर हूं, जो युवा अधिवक्ताओं को कानूनी पहलुओं और बारीकियों को सिखाती हैं, उनके लिए विशेष करके मेरा आज का ये लेक्चर है। ये कंपनसेशन आएगा कहां से और देगा कौन? ये मेनली गवर्न होता है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 99 से। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 99 इंटरनेशनली जो एयर ट्रेवलर हैं उनके लिए एक रूल बनाया गया है, जिसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जिसकी एक सिग्नेटरी है। इसके अलावा इसमें और भी कई एक्ट शामिल होते हैं इसको गवर्न करने के लिए। वो एक्ट मैं आपको बताऊं, जैसे एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, एयरक्राफ्ट रूल 1937 और DGCA का गाइडलाइन और मॉन्ट्रियल 99 जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इससे गवर्न होता है किसको कितना पैसा मिलेगा। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये पैसा मिलेगा कि नहीं, क्योंकि कंपनसेशन का एक रूल है कि SDR कितने SDR मिलेंगे, मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट। ये आज से 8 साल 10 साल पहले विमान दुर्घटना हुई थी, उस समय 1.4 करोड़ था, यानी 1,28,821 1,28,821 SDR मीन्स स्पेशल ड्राइंग यूनिट पर फैमिली को मिलता था, जो इक्विवेलेंट था 1.4 करोड़ का। आज लगभग बढ़ के वो 2 करोड़ हो गया है। लेकिन टाटा सन्स ने घोषणा क्या किया है 1 करोड़ देने का। इसके अलावा इंश्योरेंस भी कवरेज होता है और भी कई, मैं आपको कानूनी पहलू बाद में आता हूं। पहले मैं ये बात बताऊं कि 1 करोड़ रुपया आपको मिल जाएगा क्या? आप जब तक आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें, अंत तक बने रहेंगे तो आप ये समझेंगे कि कोई भी जब हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त होती है तो एक्चुअली में उसको पैसा मिलता है कि नहीं उसके विक्टिम को, और मिलता है तो कितना मिलता है, और सुप्रीम कोर्ट के कहने से क्या मिल जाता है। मैं आपको एक घटना की याद दिलाऊं। आज से 28 साल पहले 28 ईयर्स अगो दिल्ली में उपहार सिनेमा अग्निकांड हुआ था। उनके विक्टिमों को न्याय नहीं मिला तो उन्होंने एसोसिएशन बनाया, मरे हुए परिवार 59 लोगों की मौत हो गई थी उस घटना में। बड़ा ही हृदय विदारक घटना था वो। आज मैं पढ़ रहा था कहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस का एक प्रेस रिलीज मैंने देखा, ये प्रेस रिलीज है। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस, मैं पढ़ता हूँ प्रेस रिलीज, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया and companion judge of the Supreme Court of India, along with officials of registry, express deepest condolence to the families affected by the tragic air crash at Ahmedabad today, that is 12 June 25. The Chief Justice of India has also expressed his concern for the inmates of the BG Medical College and Civil Hospital Ahmedabad. During this difficulty times are our thoughts and prayers are with them. May they find strength and solace in the support of their loved ones, said CJI, that means Honorable Chief Justice of India. वैसे ही अमित शाह ने भी संवेदना प्रकट की है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी संवेदना प्रकट की है। ये न्यूज जब मैं पढ़ रहा था, ये प्रेस रिलीज, तभी मेरे को एक अखबार मिला। ये अखबार का नाम है हिंदुस्तान टाइम्स। ये मैं दिखाना चाहूँगा। ये 12 जून को मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेज और तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने ये एयरक्राफ्ट में दुर्घटना में जो मौत हो गई उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे थे। तभी मैंने एक न्यूज पढ़ा 13 जून को टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स में। इसमें यह लिखा हुआ है कि नो ट्रॉमा सेंटर फॉर विक्टिम, 60 करोड़ फाइन मिसिंग, 28 years after the Upahar cinema file claimed 59 lives,
and wounded more than 100 families. The trauma center promised in the memory of the victims remains missing, and the promise has been made before the Supreme Court of India. तो न्यूज बड़ा है, मैं आपको शॉर्ट में ये समझा दूं कि उन 59 लोगों जो एक अग्निकांड में, जैसे यहाँ आग में जल के, हवाई जहाज की दुर्घटना में आग में जल के लगभग 242 लोग मर गए, हमारी बड़ी संवेदना है। लेकिन मैं कानूनी पहलू पे जा रहा हूं कि क्या उन मृतक परिवारों को वाकई में पैसा मिलेगा। मैं इस घटना को जोड़ के देख रहा हूं उपहार सिनेमा अग्निकांड के केस से। उपहार सिनेमा का अग्निकांड का ट्रायल हुआ, मामला हाई कोर्ट में गया, ट्रायल कोर्ट ने 2 साल की सजा दी अक्यूज को। किस लिए? नेग्लिजेंस के लिए और सबूत मिटाने के लिए, एविडेंस नष्ट करने के लिए और नेग्लिजेंस के लिए सुशील बंसल और गोपाल बंसल को 2 साल की सजा हो। मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने सजा को अपील किया, मामला सुप्रीम कोर्ट ने गया। सुप्रीम कोर्ट ने 59 लोगों के परिवार को मौत की कीमत कहें या मुआवजा कहें, उन्होंने बोला कि चलो इसको 2 साल की सजा नहीं देते हैं। जो सजा सुशील अंसल और गोपाल अंसल ने जेल में काटी है वही काफी है। 2 साल की पूरी सजा माफ कर दी गई और कहा गया कि आप 30-30 करोड़ रुपया कोर्ट में जमा कीजिए। ये डायरेक्टिव कब आया सुप्रीम कोर्ट का? 1997 की घटना है, 28 साल पुरानी, 29 साल पुरानी, 29 ईयर्स ओल्ड। और 2015 में डायरेक्टिव आता है कि आप 60 करोड़ रुपये जमा कीजिए। और दिल्ली सरकार को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कहती है कि आप एक लैंड दीजिए 5 एकड़ दिल्ली के कहीं किसी एरिया में, द्वारका में दीजिए, जहाँ पे एक ट्रॉमा सेंटर बनेगा कि जो मर गए अब तो उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो जिंदा है उनका तो इलाज हो। आज 29 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, 60 करोड़ रुपया जमा होने के बावजूद उस पैसे को यूटिलाइज नहीं किया गया। आज वही AVUT, एसोसिएशन ऑफ विक्टिम ऑफ उपहार सिनेमा ट्रेजिडी, आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी अप्रैल में 2019, आप जरा ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, 1997 की घटना है और आंख में आंसू आ जा रहे हैं। 1997 की घटना है, ये 2025 में हम खड़े हैं। 28 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर नोटिस किया दिल्ली गवर्नमेंट को कि उनको पैसा क्यों नहीं मिला। उस पैसे का क्या हुआ जो 60 करोड़ जमा था? आपने जमीन क्यों नहीं अलॉट किया जहां ट्रॉमा सेंटर बने? अब 16 जुलाई 2025 को 59 आत्माएं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे फिर खड़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे वो 59 आत्माएं और उनके जिंदा बचे परिवार, 29 साल बाद उनका परिवार भी पता नहीं जिंदा है या नहीं है, लेकिन जो बचे हुए हैं, एक कृष्णामूर्ति साहब हैं, तमाम लोग, इन्होंने अभी भी लाखों रुपए खर्च करके 2019 से, मतलब अब पिछले 10 साल से लगातार RTI में पूछ रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से कि वो 60 करोड़ रुपया जो मृतक के नाम पे लिया गया था वो कहाँ है। हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं बता रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट पे RTI लगा रहे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट नहीं बता पा रही है। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज कह रहा है कि हमें कुछ मालूम ही नहीं है। उसके बाद मैं एक लाइन पढ़ता हूं, जो शेखर कृष्णामूर्ति है, जो विक्टिम परिवार के हैं, वो कह रहे हैं कि वी आर लेफ्ट वंडरिंग वेदर एनीवन विल बी हेल्ड अकाउंटेबल और नॉट, और इफ टाइम एंड डिले विल अगेन इरेज द प्रॉमिस ऑफ जस्टिस। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 29 साल बाद 59 लोग जल के तड़प के मर गए, उनके 60 करोड़ रुपया अभी तक सही जगह नहीं पहुंचे हैं। तो आज ये जो प्लेन क्रैश है, इसमें जो 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया गया वो मिलेगा क्या, और मिलने का कानूनी प्रावधान क्या है? तो पहले मैं आपको ये बता दूं कानूनी प्रावधान के बारे में कि द क्रैश ऑफ एयर इंडिया AI-171 बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर एक बहुत ही बेहतरीन जहाज होती है, उसमें डबल इंजन होते हैं, ये बहुत ही पावरफुल जहाज होता है। मैं टेक्निकल आदमी तो नहीं हूं, मैं आपको लीगल चीज़ें बताऊंगा, जो इसमें लॉ और एक्ट इन्वॉल्व है वो मैं बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा मैं अगर टेक्निकल पहलू पे एक आम नागरिक होने के नाते, मैं भी हवाई जहाज में सफ़र करता हूँ, आप भी करते होंगे, आप देखेंगे तो पाएंगे कि जब कोई हवाई जहाज टेक ऑफ करती है तो टेकअप करते ही 50-60-100 फुट की ऊंचाई पहुंचती है, तो उस जहाज में जो नीचे चक्के लगे होते हैं वो चक्के धीरे धीरे ऊपर चले जाते हैं। लैंडिंग गेयर जो नीचे होता है वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो जहाज की वजन
थोड़ी कम होती है, चक्के जो भारी होते हैं अंदर जाता है, जहाज की जो इंजन की पावर है वो बढ़ जाती है। और जो जहाज के जो विंग होते हैं उनमें चेंज होता है, वो खुलते हैं और बंद होने की प्रक्रिया में इंजन को पावर मिलता है। और आप ध्यान से इस विजुअल को देखिए, ये विजुअल जो चल रहा है, इस विजुअल को आप देखेंगे तो पाएंगे कि 600 फुट ऊपर जाने के बाद भी जो लैंडिंग गियर के था वो नीचे ही है, लैंडिंग गियर ऊपर नहीं गया था। उसके विंग में भी जो एक खास एंगल पर रोटेट होकर जो फोल्ड होता है वो भी आप मिसिंग पाएंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि कई वजह बता रहे हैं, अब 2-3 वजह हो सकता है, फेलियर ह्यूमन फेलियर है, या टेक्निकल फेलियर है, या मौसम की खराबी है, या फ्यूल जो है वो कॉन्टामिनेटेड है, फ्यूल कॉन्टामिनेशन की बात चल रही है, ह्यूमन फेलियर है, क्या है ये? मे डे आप लोग आजकल न्यूज में सुन रहे हैं, मे डे क्या है? मे डे एक पैनिक बटन की तरह है। मे डे का मतलब पायलट ये बोलता है कि हम ट्रबल में हैं, अगली मुलाकात हो ना हो, अगला मैसेज शायद मैं ना दे पाऊं, हम बहुत के बहुत करीब हैं। जब मे डे का मैसेज आता है मतलब पैनिक है, समथिंग इज सीरियस, हाई मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस। मे डे का मैसेज आने के बाद ही इमीडिएट दुनिया भर के तमाम रेडियो कन्वर्सेशन स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। हर लोग उस जहाज को बताने की चेष्टा करते हैं जो हवा में फंसा हुआ, जो किसी भी समय दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो मैं आपको मे डे का मतलब बता रहा था कि एक मतलब इमरजेंसी में मे डे का मतलब है जो एटीसी होता है, एयर कंट्रोल ट्रैफिक जो कंट्रोल करता है, उसको मालूम हो जाता है कि जहाज इमरजेंसी में है। फिर वो वर्किंग करता है, कितने नंबर ऑफ पीपल ऑन बोर्ड हैं, स्पेसिफिक नीड क्या क्या है, क्या क्या रेस्क्यू किया जा सकता है, वो सारी चीज़ों का समय कम होता है। अब मैं आपको जो मैं मेन चीज बताने वाला था कि लीगल कंपेंसेशन फॉर विक्टिम अंडर मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। तो इन केस ऑफ डेथ और इंजरी कितना कंपेंसेशन मिलना चाहिए, उसके लीगल पहलुओं पे हम बात करेंगे। 1 करोड़ मिलेगा? मैं कहता हूं कि 1 करोड़ नहीं मिलना है। एज पर लॉ उनको, हर फैमिली को 2 करोड़ 3 करोड़ से ज्यादा पैसे मिलने हैं, और वो कब मिलने हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। एज पर लॉ पहले 2-3 कानूनों की चर्चा कर लूं। सबसे पहले जो सारे देश जिसको फॉलो करते हैं किसी भी इंटरनेशनल फ्लाइट के डैमेज होने पे, वो है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 99। वो क्या कहता है कि इन केस ऑफ डेथ और इंजरी ड्यूरिंग एन इंटरनेशनल फ्लाइट, एयरलाइंस इन इंडिया आर रिक्वायर्ड टू फॉलो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 99 विच इंडिया हैज साइंड। अब इसमें कौन एलिजिबल है, कितने पैसे का एलिजिबल है? पैसेंजर्स आर एलिजिबल फॉर कंपनसेशन अप टू 1,28,821 SDR यूनिट। SDR मतलब स्पेशल ड्राई यूनिट, जिसकी आज की डेट में अगर हम कैलकुलेशन करें, अगर आप कल गूगल पे कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेशन चार्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो आपको एक्चुअल फिगर आएगा जो समथिंग बिटवीन 2 and 3 करोड़ के लगभग आएगा। अब ये तो SDR हो गया जो आपको मिलता है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 99 से ही 2-3 करोड़ का अमाउंट आपको मिलेगा लीगली, जो भी उसमें जिसकी भी डेथ हुई है हर मृतक परिवार को। इसके अलावा क्या मिलेगा? इसके अलावा ट्रेवल इंश्योरेंस। अपार्ट फ्रॉम एयरलाइन कंपनसेशन, ट्रेवल इंश्योरेंस कैन गिव एक्स्ट्रा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इन सच ट्रेजिक इवेंट्स। ट्रेवल इंश्योरेंस इज नॉट जस्ट फॉर लॉस ऑफ बैगेज बट लॉस फॉर लाइफ ऑल्सो। ट्रेवल इंश्योरेंस के अलावा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेवल इंश्योरेंस मिलता है, वो जो 25 लाख से 1 करोड़ के बीच में, और कभी 5 लाख से 10 लाख में के बीच में होता है। अब इसमें कानून के पहलुओं पे मैं अगर गौर करूं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG ने एक रिपोर्ट दिया था काफी पहले, जिसमें बताया था एयरलाइंस के बारे में शॉर्टेज ऑफ टेक्निकल स्टाफ, डिलेज इन इंस्पेक्शन एंड पुअर रिकॉर्ड कीपिंग। ये 3 चीजों के बारे में, पहला टेक्निकल स्टाफ की कमी, शॉर्टेज ऑफ टेक्निकल स्टाफ, पायलट तो है उड़ाने वाले लेकिन टेक्निकल स्टाफ की कमी बताया था। डिले इंस्पेक्शन होता है हर हवाई जहाज को टेक ऑफ से पहले और लैंड करने बाद इंस्पेक्शन होता है, लेकिन इंस्पेक्शन टीम कौन करती है?
और रूटीन वे में होता है कि नहीं, और पुअर रिकॉर्ड कीपिंग, ये है। तो अब मैं आपको एक और कानूनी पहलू बताऊं, उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको क्या क्या सजा मिल सकती है इस एयरलाइंस को। पहली सजा मिल सकती है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, क्रिमिनल चार्जेस इफ ग्रॉस नेग्लिजेंस प्रूवन, और अफेक्टेड फैमिली को कंपेंसेशन, एंड गवर्नमेंट में प्रोवाइड लीगल सपोर्ट। अब एक्ट कहाँ सपोर्ट करता है इसमें? एक्ट कहाँ सपोर्ट करता है? तो पहला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि व्हाट इज मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। द मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, ये एक्चुअली दिस कन्वेंशन for the unification of certain rules for international carriage by air, which was signed in 1999 to streamline and modernize international air travel liability rules. India became a party of this convention in 2009, and the provision of Montreal Convention 99 now become the Indian law. ये भारत में एक कानून की तरह हो गया है। It becomes the part of Indian law through amendment to the Carriage Air Act 1972। 1972 के जो एयर एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करके जो ये मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है उसको ऐड कर दिया है, जिसमें एक कैलकुलेशन चार्ट है, और उस कैलकुलेशन चार्ट के अनुसार 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया आज की डेट में बनता है। अब हाउ मच कंपनसेशन कैन विक्टिम फैमिली एक्सपेक्ट? कितना कंपनसेशन एक विक्टिम फैमिली एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो वो मैं कानून बताता हूं, खास करके लॉ लर्निंग बेस जुनियर स्टूडेंट्स के लिए और यंग एडवोकेट्स के लिए, कि कितना कंपेंसेशन ये AI 171 प्लेन क्रैश में जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी फैमिली कितनी कंपेंसेशन की डिमांड कर सकती है। तो अंडर चैप्टर 3 ऑफ द कन्वेंशन, एयरलाइंस आर स्ट्रिक्टली लायबल फॉर 151,880। पहले ये 1,28,000 था, अब बढ़ के हो गया 1,51,880 स्पेशल ड्राइंग राइट, जिसको SDR बोलते हैं। अब लगभग 1,51,000 SDR को अगर हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? तो एक वैल्यूएशन किया गया है कि एक SDR लगभग $1.368 होता है, एक SDR। यानी आज की डेट में लगभग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया बनता है। द प्रिंसिपल हियर इज दैट लाइबिलिटी एग्जिस्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस बेसिक अमाउंट। अब इसमें यह नहीं है कि आप इंडियन है तो मिलेगा, ब्रिटिश है तो नहीं मिलेगा, फॉरेनर है तो वो सबको मिलता है, चाहे किसी भी कंट्री का हो। अगर उस जहाज पे सवार है तो ब्रिटिशर्स हो, उसमें कुछ ब्रिटिशर्स होते हैं, इंडियन हो, पुर्तगाली हो, पाकिस्तानी हो, नेपाली हो, सबको वो SDR के अनुसार 2 से 2.5 करोड़ जो कैलकुलेशन में आता है वो पैसा मिलेगा। इफ द विक्टिम फैमिली सीक मोर अमाउंट, the burden of proof shifts. The airlines must demonstrate that it took all possible steps to avoid damage and that is not for otherwise negligent. If it fails to do so, the compensation could become unlimited under Article 21 of the Convention. अगर एयरलाइन की कोई गलती है तो फिर ये कंपेंसेशन एज पर आर्टिकल 21 ये ज़्यादा भी हो सकता है, अनलिमिटेड है ये। ऑटोमेटिक कंपेंसेशन क्या होता है? ये लगभग वही 1.5 से 2 करोड़, यानी एग्जैक्टली हम कैलकुलेट करें तो हमारे ख्याल से ये 2 करोड़ बनेगा। 2025 में 1.85 करोड़ हुआ था, लेकिन टाटा सन्स ने 1 करोड़ दिया है। तो ये 1 करोड़ कौन टाटा सन्स देगा? नहीं, ये जो री इंश्योर है, जो इंश्योरेंस करते हैं, उस इंश्योरेंस को एक और कंपनी री इंश्योरेंस करती है, तो री इंश्योर को देगा, गवर्नमेंट अलग से देती है। तो टाटा पे डायरेक्टली कोई बर्डन नहीं आ रहा है। ये 1.1 करोड़ उन्होंने कम बोला है, ये मैक्सिमम 2 करोड़ से ऊपर ही जाएगा। उसके बाद हायर कंपनसेशन भी मिलेगा अगर ये प्रूव हो जाए कि नेग्लिजेंस और मिसकंडक्ट था। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई एयर इंडिया ₹1 करोड़ ऑफर इज एंट्रीम। ये जो टाटा सन्स ने 1 करोड़ का ऑफर किया है, ये फाइनल ऑफर नहीं है, ये एंट्रीम है। जो मैंने लॉ में रिसर्च किया है, रिसर्च करके मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं कि टाटा ने जो 1 करोड़ रुपया दे रहा है, दिस इज नॉट फाइनल, एंट्रीम रिलीफ दे रहा है। इट मे बी एडजस्टेड अपवर्ड बेस्ड ऑन प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट्स। अब ये कोर्ट में जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगा,
सेटलमेंट होगा, नेगोशिएशन होगा। और एक बात और है कि इट अपियर दैट द एयरलाइन डायरेक्टली पेज विक्टिम फैमिली द फाइनेंशियल बर्डन एक्चुअली बोर्न बाय एविएशन इंश्योरर और री इंश्योरर। अब आर्टिकल 21 क्या कहता है कन्वेंशन का कि ये जो डैमेजेज है कंपनसेशन वो अनलिमिटेड हो सकता है। एचडीआर कहता है कि 2 करोड़ तक होगा। उसके अलावा अंडर आर्टिकल 50 ऑफ द कन्वेंशन airlines are required to maintain adequate liability insurance in India. This is enforced by Director General Civil Aviation, जो डीजीसी कहते हैं। तो अंडर 50 आर्टिकल 50 के अनुसार ये डीजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको लागू करवाए। अब एंट्रीम कंपनसेशन जो 1 करोड़ का दिया गया है, ये किस आधार पर दिया गया है? ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं है। ये हम आर्टिकल 28 पढ़िए, लॉ स्टूडेंट्स इसको काइंडली आप इसको नोट कीजिए कि आपको आर्टिकल 50 पढ़ना है इस कन्वेंशन का। आर्टिकल 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 99 का। और आर्टिकल 28 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप पढ़िए। आर्टिकल 28 के बाद में क्या कहता है कि आर्टिकल 28 ऑफ द मॉन्ट्रियल कन्वेंशन परमिट्स एडवांस पेमेंट टू द विक्टिम्स ऑफ देयर फैमिली टू कवर इमीडिएट नीड्स। यानी जब कोर्ट से सेटलमेंट होगा, वो 2 करोड़ कोर्ट दिलवाए, 4 करोड़ दिलाए, 5 करोड़ अलग है, लेकिन अभी एंट्रीम कुछ दिया जाए तो वो टाटा सन्स ने एंट्रीम रिलीफ घोषणा किया 1 करोड़ देने का। आर्टिकल 23 भी पढ़ना होगा हमें। ये जो हमारा ये जो प्लेन क्रैश हुआ है AI-171 क्रैश, इसमें आर्टिकल 23 भी कंपेंसेशन लेने वाले जो फैमिली उनको देखना चाहिए, उनके एडवोकेट को देखना चाहिए। दुर्घटना तो हो ही गई है। आर्टिकल 23 कन्वेंशन रिक्वायर्स द कोर्ट टू यूज IMF कन्वर्शन मेथड फॉर HDR व्हेन फिक्सिंग द फाइनल सम। यानी आर्टिकल 23 ये बताता है कि कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे IMF कन्वर्सेशन के अनुसार। इसमें हेग कन्वेंशन भी शामिल है। इसमें कई एक्ट है, एयरक्राफ्ट एक्ट है 1934 का, 72 का, 2009 का। उसके अलावा हेग कन्वेंशन, मर्टियम कन्वेंशन, इसके तमाम शेड्यूल, ये सारे इन्वॉल्व है। अब मैं आपको बताता हूं फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द फाइनल कंपेंसेशन। क्या क्या फैक्टर को ध्यान में रखा जाएगा फाइनल कंपेंसेशन देने के समय? एज, जो मरा है उसकी एज क्या है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी थी, उसके नंबर ऑफ डिपेंडेंट। ये देखिए, ये बड़ा भावुक क्षण है। हर लोग भाव विहन से सोच रहा है चलो कुछ पैसे मिल जाए, मर गया, उनका परिवार बर्बाद हो गया है। लेकिन जब एक्चुअल में देने का जब वो टाइम आएगा ना, एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ये सारी भावनाएं लोगों की खत्म होने लगती है, सरकार की, एयर इंडिया कंपनी की, गवर्नमेंट की। फिर वो एक्ट बनाते हैं कि पैसा एक्ट से आना है, कानून से आना है। अब कानून क्या बोलेगा कि आपकी एज कितनी है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी थी, नंबर ऑफ डिपेंडेंट कितने थे फैमिली में, एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या था। मान लीजिए कोई आदमी 10 लाख महीना कमाता और रिटायर हो गया हो, तो फिर उसके कंपनसेशन घट जाएंगे। मान लीजिए कोई 10 लाख कमा रहा है, यंग एज में है, वो 20 लाख 25 लाख कमा सकता है, उसे कंपनसेशन अमाउंट बढ़ जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी एक फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताऊं, एक और दुर्घटना हुई थी 2020 में। अभी मैंने बताया 1997 में उपहार सिनेमा अग्निकांड। अभी तक 60 करोड़ रुपया जमा करने के बावजूद उसका यूटिलाइज नहीं हुआ है। वो पता नहीं कहाँ पड़ा है। सब लोग RTI से मांग रहे हैं कि 60 करोड़ रुपया जो उपहार अग्नि 59 लोग के मरने की कीमत जो 60 करोड़ सुप्रीम कोर्ट ने लगाई, वो उसका भी यूटिलाइज नहीं हो पाया। एक और उदाहरण बताता हूँ आपको। 2020 में एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 2020 में एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 क्रैश हो गया था। इसमें पेड आउट कंपनसेशन जो मिला था पर डिजीज को 1.19 करोड़ मिला था 2020 में, 6 साल पहले। इसके अलावा लॉस ऑफ बैगेज, कार्गो डैमेज, इंजरी डिले और सेपरेट SDR बेस्ड लिमिट अलग था। अब एक और सवाल आता है कि ये पैसा, इसमें थर्ड पार्टी लायबिलिटी क्या है? तो अनलाइक मेनी एविएशन ट्रेजेडीज, the AI-171 crash also affected civilians and property on ground.
This activity, another layer of liability and third party insurer. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जो इंश्योर है, जिसने इंश्योरेंस किया है, उस इंश्योरेंस कंपनी को भी एक और थर्ड पार्टी कंपनी ने इंश्योरेंस किया हुआ है। इफ देयर लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी डैमेज, दे आर एंटाइटल्ड टू गेट द कंपनसेशन। अगर नहीं मिलता है टाइम से कंपनसेशन, तो क्या उसका इंटरेस्ट मिलेगा? एंड कैन विक्टिम फैमिली सू द एयर इंडिया? अगर विक्टिम्स फैमिली, जो ब्रिटिशर्स भी काफ़ी थे, 50 से ज़्यादा ब्रिटिशर्स भी थे, वो कहाँ सूट फाइल करेंगे? इंडिया में करेंगे या यूके में करेंगे? तो इंडिया में केस फाइल होगा या अब्रॉड में होगा? तो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन हम पढ़े, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 99, उसमें लिखा हुआ है दिस अलाउज लॉसूट्स टू बी फाइल्ड इन मल्टीपल जुरिडिक्शन। तो जुडिक्शन का इशू क्लियर हो गया। आप इंडिया में सूट फाइल कर सकता है विक्टिम फैमिली, और किसी भी जुडिक्शन में कर सकता है। द प्लेस ऑफ डिपार्चर, यानी इंडिया में कर सकता है। द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, यानी यूके, वहाँ भी सूट फाइल हो सकता है। द प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द पैसेंजर, अगर कोई पैसेंजर गोवा का है, कोई कलकत्ता का है, तो वहाँ भी वो सूट फाइल कर सकता है। द प्लेस ऑफ एयरलाइन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर एयर इंडिया टाटा सन्स का प्लेस ऑफ बिजनेस मुंबई है, तो मुंबई में हो सकता है। दिल्ली में है तो दिल्ली भी हो सकता है। तो हमने क्या डिस्कस किया कि एंट्रीम कंपनसेशन है, ये फाइनल नहीं है। कौन कौन से लॉ इन्वॉल्व होते हैं? तो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, हेग कन्वेंशन, IMF, इसके अलावा एक्ट जो हुआ 1930। अच्छा, एक बात और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो इसमें एक्ट इन्वॉल्व है वो सारे आज़ादी के पहले के हैं, बहुत ही पुराना लॉ है। मैं बताता हूँ आपको। जो मेन लॉ जिसे गवर्न होता है ये कंपनसेशन और जो फ्लाइट की सेफ्टी एक्टिविटी है कि कब इंस्पेक्शन होना चाहिए, पायलट को ट्रेनिंग कितने दिन की होनी चाहिए, ये सारा जो रूल है ना, वो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 का है। 19 और एक है एयरक्राफ्ट एक्ट 34 और एक है एयरक्राफ्ट रूल 37। यानी आज़ादी के 10-15 साल पहले, जिसमें हवाई जहाजें बहुत कम होती थी, उस समय के एक्ट और रूल से आज भी भारतीय वायु सेवा का जो इंडियन एयरलाइंस है और जो प्लेन क्रैश तमाम सेफ्टी जो मेजर्स हैं, वो आज़ादी के पहले के रूल और एक्ट से गवर्न होते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में एक्ट पास किया, इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर कोड CRPC IPC को हटाकर BNS और BNS लाया गया, इसलिए कि वो एंटिक लॉ थे, बहुत पुराने थे, उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुई। डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, थोड़े सेक्शन इधर उधर बदल गए हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अभी नया कोई लॉ बनना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन आता है, ये तो हो गया कि यही मैं बता दें एक्ट कौन से हैं, कंपनसेशन कितना मिलेगा, एंट्रिंग कंपनसेशन क्या है, कंपनसेशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है, SDR से कैलकुलेट किया जाता है, और केस कहाँ चलेगा, जुडिक्शन क्या है, ये वो हो गया। अब मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि टाटा ग्रुप, क्या टाटा ग्रुप ही सारे बर्डन जो कंपनसेशन अमाउंट बियर करेगा? विल टाटा ग्रुप बियर द फुल फाइनेंशियल बर्डन? नो, टाटा ग्रुप विल नॉट बियर द एंटायर कंपनसेशन अमाउंट और फाइनेंशियल बर्डन। नो, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली बियर करेगा। वाई? क्योंकि द एयरलाइन में सफर टाटा एयरलाइन को क्या सफर होगा? टाटा एयरलाइन में सफर रेपुटेशनल डैमेज and a spike in future insurance premiums, the immediate cost, death benefit, property damage, legal cost, ये सब उसका डैमेज हो सकता है। लेकिन जो री इंश्योर्स है, री इंश्योर्स विल ऑब्जर्व most of the payout obligations, not directly by Tata. However, if gross negligence such as defective maintenance or poor pilot training, अगर ये साबित होता है, देन एयर इंडिया मे बी एक्सपोज टू फर्दर सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी। तो ये तो होगा इससे कानूनी पहलू। अगर आप और इसको मैं डिटेल में समझाऊं तो कंपनसेशन ग्राउंड ऑफ विक्टिम एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एक बार और डिसाइड हुआ था, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का दुर्घटना हुआ था अमेरिका में, उसमें कई लोग मारे गए थे, तो उसमें इंटरनेशनल लॉ डिस्कस हुआ था और फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855 को डिस्कस किया गया था।
फैटल एक्सीडेंट एट 1855। तो कानूनी पहलुओं पर थोड़ा मैंने आपको मैक्सिमम समझाने की कोशिश किया, और ये भी टेक्निकल चीज़ें भी समझाया कि उस एयरक्राफ्ट के इंजन में क्या वजह थी, पावर लॉस हो गया था, वो एनवायरनमेंट का दोष था, या ह्यूमन एरर था, या टेक्निकल एरर था। इस पे बात मैं कर लिया हूँ आपसे। ये आपको किसी न्यूज़ चैनल वाले नहीं दिखाएंगे। ये मैं आपको कानूनी पहलुओं पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 और एक फेटल बहुत पुराना है। अब फेटल एक्सीडेंट एक्ट भी आप पढ़ेंगे तो ये भी 1855 का है। कैरेज बाय एयर एक्ट पढ़ेंगे तो भी 1972 का है। यानी आज़ादी के बाद का कोई एक्ट है अगर जो रिलेवेंट है, वो है कैरेज बाय एयर एक्ट। तो कैरेज से रिलेटेड है 1872 का। लेकिन एक्सीडेंट वाला जो एक्ट है वो 1855 का है। एयरक्राफ्ट का जो एक्ट है वो भी 1934 का है। और जो इंडिया अडॉप्ट करती है वो है जो हेग कन्वेंशन, और ये आपका ट्रेवल इंश्योरेंस प्लान, और ये इसमें एक एक्ट और भी इन्वॉल्व होता है कभी कभी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये पैसेंजर को अलाउ करता है कंप्लेन फाइल करने के लिए, और उनको लगता है कि उनको ज़्यादा कंपनसेशन, प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिला है। अब मैं एक केस लॉ के बारे में भी आपसे चर्चा करूँ थोड़ा सा। ये केस लॉ है नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया वर्सेस अब्दुल सलाम। नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया वर्सेस अब्दुल सलाम का एक केस है। ये केरला हाई कोर्ट ने इसको डिसाइड किया था। इसमें सारे पहलुओं को डिस्कस किया गया था, और फेटल एक्सीडेंट एक्ट भी डिस्कस किया गया था। इसमें मोरटम कन्वेंशन का सेक्शन 5 भी डिस्कस किया गया है। और इसका जो मैं कुछ लाइन पढ़ता हूँ, जो जज साहब का, सिंगल जज का जो ऑब्जर्वेशन था, जिसको चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में, कि वेदर रूल 21 फिक्सेज ए मिनिमम नो फॉल्ट और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑन द एयर कंपनी टू पे कंपनसेशन ऑफ 1 लाख SDR in the case of death of each passenger, irrespective of actual damage suffered. The Pilant Air Company, however, concedes that the Montreal Conventions incorporated in the third schedule to the Act, जो इंडिया का एक्ट है, is a deviation from the वार्सा कन्वेंशन। अब इसमें एक मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अलावा वार्सा कन्वेंशन भी आ गया कि उससे कितना डिविएट करता है। और इंडिया जो सिग्नेटरी है हेग कन्वेंशन का भी है, तो हेग कन्वेंशन का प्रोटोकॉल 1955 इनकॉर्पोरेट किया गया शेड्यूल 1 and 2 ऑफ द एक्ट। तो यहाँ डिस्कस हुआ था क्या ये मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जो है और जो इंडियन एक्ट है, क्या ये हेग कन्वेंशन के जो प्रोटोकॉल है उसे डिविएट करता है। और ये आप जजमेंट पढ़िए, आपको नेशनल एविएशन कंपनी वर्सेस अब्दुल सलाम, तो कंपेंसेशन के लिए क्या क्या ग्राउंड होते हैं और किस किस आधार पर कंपेंसेशन मिलता है, ये इसमें बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। जिसमें ये बोला गया है कि ये रूल 20 डिस्कस करके और फाइंडिंग दिया है कोर्ट ने, जिसमें मेन इशू क्या था कि एयर इंडिया एक्सप्रेस एन इंटरनेशनल फ्लाइट फ्रॉम दुबई क्रैश्ड ऑन लैंडिंग एट द वाजपेयी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट मैंगलोर इन 2010, जिसमें 158 लोग की मृत्यु हो गई थी और 10 पीपल इंजर्ड थे। इसमें कंपनसेशन लगभग 1.9 करोड़ मिला था। तो सारे कानूनी पहलू को भी हमें देखना चाहिए। जितने न्यूज चैनल हैं ये सिर्फ विजुअल्स दिखा रहे हैं। जो पूरी फैमिली है उनके राइट क्या है, उनकी लाइबिलिटी क्या है, वो कैसे कंपनसेशन ले सकते हैं, और कब कोर्ट में जाना है, कोर्ट में नहीं जाना है, ये नहीं बता पा रहे हैं। तो मैं पीड़ित फैमिली से ये दरख्वास्त करता हूँ कि भी वो सदमे में है, पूरा देश उनके साथ है, हम भी उनके साथ हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि 28 साल पहले अग्निकांड में 59 लोगों का 60 करोड़ रुपया अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, और आज भी उसकी तारीख पे तारीख लग रही है। अगली तारीख है 16 जुलाई 2025, जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो फिर 59 आत्माएं, महान आत्माएं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को निहार रही होंगी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, 2015 के ऑर्डर का अब तक पालन क्यों नहीं हुआ। और ट्रेजेडी को देखने का अपना अपना नजरिया होता है। अभी 10 दिन पहले मैं छोटी सी घटना बताऊं, आप बने रहे इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। ये 8-10 दिन पहले द्वारका में ही, नई दिल्ली के द्वारका में एक सोसाइटी के टॉप फ्लोर पे आग लगती है। शॉर्ट सर्किट था या कोई और वजह थी, आग लग गया।
उस परिवार के सारे सदस्यों की मृत्यु हो गई। वो शायद पेंटा हाउस था, बहुत ही लग्जरियस फ्लैट था। मैं सुप्रीम कोर्ट में किसी काम से आया था, अपने चेंबर से अपने ऑफिस से मैं घर जा रहा था। हमें लगा कि हमारा मित्र भी उसी सोसाइटी में रहता है। हमने उसे कॉल किया फोन पे, तुम्हारी सोसाइटी में आग लग गई है शायद, और जिस फ्लैट में आग लगी है एक भी लोग नहीं बचे हैं। वो फोन पे काफी घबरा गया। उसके दोस्त ने, जो ड्राइवर था, उसे गाड़ी रोकी, बोली सर आप ऐसी घटना बता रहे हैं, ये तो घबरा रहे हैं, इनको कुछ हो ना जाए। मैंने फ़ोन कट किया, उन्होंने कॉल बैक करके पूछा कि क्या हो गया। हमने कहा पता नहीं, हम भी पहुँचते हैं, शायद कोई बचा नहीं है। वो काफ़ी घबरा गए, लेकिन 2-3 मिनट के अंदर पता चला कि आग उनकी सोसाइटी में नहीं लगा है, किसी और सोसाइटी में लगा है। तब वो निश्चिंत हो गए। फिर गाड़ी होकर उन्होंने एक चैन की सांस ली, सिगरेट को होठों से उड़ाया और बोला बाल बात बच गए, आग मेरी सोसाइटी में नहीं लगी थी। घटना वही हुई थी, आग लगा था, लोग मरे थे, लेकिन जो प्रभावित था उसमें वो हमारे जानने वाले नहीं थे, इसलिए उनको उतना अफेक्टेड नहीं हुए। ये जो एयर इंडिया का जो AI-171 जो प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, इसमें जो प्रभावित लोग हैं वो तो दुखी हैं। जो बच गए, अभी मैं किसी का इंटरव्यू देखा था, वो कहा कि मैं ट्रैफिक में फंस गई थी और मैं लेट पहुंची, मैं फ्लाइट में नहीं एंटर कर पाई, मैं बोर्ड नहीं कर पाई, मैं बच गई। घटना वही है, बट वो चैन की सांस ले रही है। पूरा देश मरमहात है, लेकिन उतना बेचैन नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि जो अप्रभावित लोग हैं वो प्रभावित लोगों के साथ उस तरह खड़े रहें और आवाज बुलंद करें उन्हें न्याय दिलाने में, और ये चेक करने में कि क्या एयर इंडिया सेफ्टी मेजर सारे अपनाते हैं, क्या टाइम पे इंस्पेक्शन होता है, क्या पायलट एक अच्छे वातावरण में रहता है। इसकी असली वजह क्या थी? ये 600 फुट जाने के बाद भी जो उसका गियर है, जो चक्के हैं, वो अंदर नहीं गए, जो कि 50-60 फुट पे अंदर चलते हैं। क्या वजह था? क्या ऑयल कंटामिनेटेड था? और अगर था तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी तो सुप्रीम कोर्ट ने उपहार अग्निकांड में 1997 में तय कर दी थी, 2015 में पनिशमेंट दे दिया था, लेकिन उस राशि का मुआवजे का उपयोग नहीं हो पाया। तो आज का मेरा सवाल है कानून के जानने वालों से कि आप कानून के साथ खड़े रहें, अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो न्याय दिलाएं, और इंतजार कीजिए कि क्या वजह है कि 28 साल बाद उपहार सिनेमा के पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया, जिसकी डेट आज ही फिक्स हो रही है, अगली डेट 16 जुलाई 2025। तो क्या ये एयर क्रैश में मारे गए लोगों को भी 28 साल इंतजार करना पड़ेगा? मैं कानूनी दाव पेच और एक्ट के और रूल्स के नए चीजों के साथ फिर आऊंगा। तब तक आप बने रहिए लॉ लर्निंग बेंच के साथ। धन्यवाद।